चंदरपुर नाम का एक गांव था। वहाँ का जमींदार बहुत ही धनवान और सर्वगुण संपन्न था, लेकिन जमींदार बहुत ही कंजूस था। वो अपने परिवार के लिए आलीशान घर बनवाना चाहता था। जमींदार ने अपने आलीशान घर बनवाने का ठेका ठेकेदार रमेश को दे दिया। उसने रमेश की कई तारीफें सुनी थी कि वो बहुत ही अच्छा है, मेहनती है और बहुत ही काबिल है। जब रमेश को पता चला कि महल बनाने का काम जमींदार साहब ने उसे दिया है, मानो खुशी से वो बेहाल हो गया। रमेश अपने मजदूरों को लेकर ठेकेदार के गांव चंदरपुर के लिए निकलने लगा और तभी उसकी पत्नी कमला ने आवाज दी, सुनिए जी, सुनिए, जाने से पहले अपना मुंह तो मीठा करके जाइए। हाँ भाग्यवान, जरूर, खुशी का समय है। अगर हमने वहाँ जाकर अच्छा काम किया तो जमींदार साहब हमें स्वर्ण मुद्राओं से नवाजेंगे। भगवान करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। रमेश अपने सारे मजदूरों के साथ चंदरपुर गांव के लिए निकल जाता है। अरे, मैंने सुना है कि चंदरपुर गांव में बहुत धनवान आदमी रहते हैं। सोचो, अगर महल अच्छा बना देंगे तो पूरा चंदरपुर हमसे ही घर बनवाएगा। कितना मजा आएगा, नहीं? धन ही धन होगा। अरे इतना ज्यादा ना सोचो, ये सोचो कि कहीं खराब महल बन गया तो पूरा चंदरपुर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और जमींदार बहुत कंजूस है, मैंने ये भी सुना है। मजदूरी की उत्सुकता को देखकर ठेकेदार रमेश उससे बात करता है और कहता है, भाइयों, ये समझ लो हमारे जीवन का सबसे खास काम आज हमें मिला है। यहाँ के बहुत बड़े जमींदार हमसे अपना घर यानी कि महल बनवाना चाहते हैं। हमें सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा। जमींदार साहब हम पर निगरानी भी वही रखेंगे। कोई सामान या किसी चीज का घपला नहीं करेगा, वरना अंजाम उसका बहुत बुरा होगा। हम अपना 100% इस कार्य में लगा देंगे मालिक। बस आप हम मजदूरों का भी ध्यान रखना। तुम सब उसकी चिंता मत करो। आप सबके रहने खाने का इंतजाम जमींदार साहब ने अच्छा करवा दिया है। कल से बस काम पर लग जाओ और जल्दी से महल तैयार कर दो। रमेश अपने मजदूरों को समझा ही रहा था कि वहाँ पर जमींदार साहब उन सब से मिलने खुद ही आ गए। क्यों ठेकेदार साहब, कैसा लगा हमारा गांव? चंदरपुर का पानी पसंद आया कि नहीं? सब कुशल मंगल है हुजूर। मैं बस अपने मजदूरों को समझा रहा था कि काम कैसे करें। मजदूरों से याद आया, आप सभी का हमने रहने का पूरा इंतजाम कर दिया है। आप बस जल्दी से हमारा महल बनाकर हमें दे दीजिए। मैंने बहुत सुना है आपके मजदूरों की कारीगरी और ईमानदारी के बारे में। उसी वक्त रमेश अपने मजदूरों को कारीगरी की सलाह देने लगता है और कहता है, हम सबको बहुत बारीकी से काम करना होगा। जमींदार बहुत कंजूस है। अरे मालिक, हमने भी सुना है जमींदार साहब सिर्फ उतना ही सामान मंगवाते हैं जितना उन्हें काम हो। हाँ, पिछली बार चंदरपुर में इन्होंने अपने पुराने घर की मरम्मत कराई थी। उसमें रेती और बालू कम होने से इन्होंने मिट्टी डलवा दी। ठेकेदार साहब, मुझे तो अभी से अनहोनी का डर लग रहा है। कहीं हमसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे, काम शुरू होने से पहले तुम सब अनर्थ बातें कर रहे हो। सब अच्छा होगा, भगवान हमारे साथ है। लगन और मेहनत से सारा काम करो, चलो। रमेश और मजदूरों की चिंता देखकर जमींदार ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। महल का सारा सामान हमने पहले ही मंगवा लिया है। महल बस आप आलीशान बनाइए, ठीक है? रमेश और मजदूर जमींदार साहब की बात सुनकर महल का काम करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन सारे मजदूर काम पर लग जाते हैं। तब रमेश जमींदार साहब के पास जाकर महल बनाने के सामान की पर्ची उन्हें देता है। जमींदार साहब, बस कुछ पेश कीमती पत्थरों की कमी है। इन्हें बस आप मंगवा लीजिए, हमारा सब काम पूरा हो जाएगा। जरूर ठेकेदार जी, जरूर। महल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पत्थरों का इंतजाम करवा देता हूँ अभी। जमींदार से पर्ची लेकर नौकर पेश कीमती पत्थर लाने चला जाता है। नौकर के पत्थर लाने तक सारे मजदूर ठेकेदार से बात करते हैं। अरे बाप रे, महल इस पेश कीमती पत्थर से बनेगा? बहुत महंगा पत्थर है ये।
हमें सावधानी बरतनी होगी। हम सबको सावधानी से काम करना होगा। कुछ भी यहाँ वहाँ हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। कुछ ही समय बाद नौकर पेशकीमती पत्थर लेकर वहाँ आ जाता है। अगर मैंने इस बेशकीमती पत्थर से घर बना लिया तो पूरा शहर मेरी तारीफ करेगा और मुझे और मेरे मजदूरों को और काम मिलेगा। रमेश उन कीमती पत्थरों को काम के जगह पर रखवा देता है और मजदूरों को आराम करने के लिए कहता है। शाम हो चुकी है, आज आप सब आराम कीजिए। कल सुबह उठकर इन कीमती पत्थरों से महल का काम शुरू करेंगे। पूरे गांव में कीमती पत्थर होने की वजह से चोरों को उनका पता चल जाता है और सारे चोर उन पत्थरों को गायब कर देते हैं। सुबह रमेश और उनके मजदूर काम की जगह पर जाकर देखते हैं और कहते हैं, उस्ताद, जमींदार साहब ने अभी तक एक भी पत्थर का इंतजाम नहीं किया है। सारे मजदूर कब से पत्थर का इंतजार कर रहे हैं। कृपा करके हमें बताइए, बिना पत्थर के सारा काम रुका हुआ है। अरे पत्थर तो रात को ही उनके नौकर ने मंगवा लिया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। लगता है कीमती होने के कारण उन्होंने कहीं और रखवा दिए। मैं अभी उनसे पूछ कर आता हूँ। ठेकेदार रमेश तुरंत जमींदार के घर चला जाता है। जमींदार उस वक्त अपने घर में आराम फरमा रहा होता है। जमींदार साहब, अभी तक मुझे और मेरे मजदूरों को पत्थर नहीं मिला। आपने कहा था कि आप इंतजाम कर देंगे। महल का कार्य रुका हुआ है। अरे लेकिन मैंने तो कल ही पत्थरों का इंतजाम कर दिया था। पर्ची मैंने तुरंत हमारे घर के नौकर को दी थी। जमींदार अपने उस नौकर को बुलाकर पूछता है, अरे भाई मंगलू, तुमने पत्थरों की व्यवस्था नहीं की? मालिक, आपके बोलने पर मैंने सारी व्यवस्था कर दी। पत्थर रात को ही महल के कार्य वाली जगह पर रखवा दिए गए थे। अरे तो उस जगह दिखाई क्यों नहीं दे रहे? जमीन निकल गई या आसमान खा लिया? ये सब होने के बाद रमेश और जमींदार दोनों मजदूरों के पास जा पहुँचे। जमींदार और रमेश ने वहाँ जाकर देखा तो उन्हें दूर दूर तक कोई पत्थर नजर नहीं आया। अरे ठेकेदार, ये क्या कर दिया तुमने? जरूर इसमें तुम्हारा और तुम्हारे मजदूरों का हाथ है। मालिक, हम गरीब जरूर हैं पर हमने चोरी नहीं की। हम कहाँ से लाएंगे कीमती पत्थर? हम सबके पास उतने पैसे भी नहीं हैं। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कहीं से भी पत्थर लेकर आओ, लेकिन मेरा आलीशान महल तैयार करो, वरना मैं हर जगह खबर फैला दूंगा कि तुम और तुम्हारे मजदूर चोर हो। कोई काम नहीं देगा तुम्हें। ठेकेदार निराश होकर अकेले जंगल की ओर निकल गया, ये सोचते हुए कि अब वो क्या करेगा, पत्थर कहाँ से लाएगा। मुझ पर भगवान ये कैसी विपदा आ गई है। कुछ तो रास्ता दिखाइए भगवान। ठेकेदार निराश होकर एक जंगल की तरफ चला गया। वहाँ उसे एक बड़ा सा बगीचा नजर आया। ठेकेदार ने वहाँ जाकर एक पेड़ देखा। वहाँ पर लिखा हुआ था, सच्चे दिल से अपनी एक मनोकामना मांगो, वो जरूर पूरी होगी। रमेश ने मनोकामना मांगी। हे भगवान, मेरी ये मनोकामना जरूर पूरी हो जाए, वरना मैं और मेरे मजदूर रास्ते पर आ जाएंगे। रमेश ने पत्थर के पेड़ की मनोकामना कहकर एक बीज बो दिया। देखते ही देखते वो बीज बहुत सारे पेड़ बन गए। रमेश पत्थर का पेड़ देखकर चौंक गया और सारे मजदूरों को वहाँ बुलाकर उसने पेड़ के बारे में बताया। अरे मालिक, अब हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पत्थर के पेड़ से महल तैयार करवा देंगे। जमींदार का आलीशान महल हम बनवा देंगे। पत्थर के पेड़ से ठेकेदार ने जमींदार का महल बना दिया और सारे शहर और गांव में अपना बोलबाला कर दिया। अरे भाई, मानना पड़ेगा रमेश, तुम्हें और तुम्हारे मजदूरों को। वफादारी से सारा काम करवा दिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इतना सुनते ही मानो सारे मजदूर ठेकेदार को अपने कंधे पर उठाकर जश्न मनाने लगे। बोरापुर नाम का एक गांव था। वहाँ धनंजय कुम्हार का काम किया करता था। धनंजय मेहनती और गुणवान था। बोरापुर गांव के लोग हर छोटी चीजों में उसकी मदद लिया करते थे, छोटे छोटे मटकों से लेकर बड़े बड़े मटकों तक। अरे धनंजय भाई, हम आपके पास 3 बड़े बड़े मटके बनवाने के लिए आए हैं। मिल जाएगी साहब, जरूर मिल जाएगी। आप बताइए, आपको कब तक चाहिए?
खैर मुझे तो इसी हफ्ते चाहिए। वो क्या है कि मेरे घर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, उनके कमरों में एक एक मटका रखवाने की सोच रहा हूँ। ये हफ्ता मेरे लिए बड़ा व्यस्त है। मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छा सा विद्यालय ढूंढ रहा हूँ। गांव वालों से मैंने सुना था कि तुम व्यस्त रहते हो, आज देख भी लिया। खैर मुझे कल तक बता देना कि ये मटके बन पाएंगे या नहीं, वरना मैं किसी दूसरे अच्छे कुम्हार को ढूंढ लूंगा। वो आदमी वहां से मुंह बनाकर चला गया। अपने व्यापार पर असर देखकर धनंजय मायूस हो गया और खुद से बातें करने लगा। एक तरफ ये काम भी बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ मुझे संदेश को पढ़ाना भी है। उतने में वहां पर संदेश भागते हुए आया और अपने पिताजी धनंजय को अपना नया बस्ता दिखाने लगा। पापा देखिए ना, मैंने ये नया बस्ता लिया है। मुझे ना ये माँ ने खरीद कर दिया है। हाँ बेटा, ये तो बड़ा प्यारा है। अब बस मैं तुम्हारा एक अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा दूं, बस। धनंजय संदेश को लेकर एक बहुत ही बड़े और अच्छे स्कूल में लेकर जाता है और वहाँ के प्रिंसिपल से संदेश के एडमिशन की बात करता है। अच्छा बताओ, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हम बॉल को नीचे फेंकेंगे तो बॉल जमीन से टकराकर दोबारा हमारे पास आ जाएगी। जितनी तेज फेंकेंगे उतनी ही तेज आएगी। इंटरेस्टिंग। संदेश, तुम्हें फर्स्ट क्लास में होकर फोर्थ क्लास के सवाल मुंह ज़बानी याद है। स्कूल के प्रिंसिपल ने संदेश से कई सारे सवाल पूछे और संदेश उनका सही जवाब देता गया। तब स्कूल प्रिंसिपल ने धनंजय से कहा, आपका बेटा बड़ा होनहार और काबिल है। अगर संदेश हमारे स्कूल में पढ़ेगा तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। यूं कहूँ तो ये बात आपके मुंह से सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मेरे लाडले को इससे अच्छा स्कूल पूरे गांव में नहीं मिलेगा। आप स्कूल की फीस जमा करवा दीजिए। स्कॉलरशिप से आपके बच्चे की फीस कम हो चुकी है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। धनंजय फीस काउंसिल में जाकर पैसे जमा करने लगता है। तब फीस काउंटर पर बैठी एक महिला उससे कहती है, ये है सिर्फ 2 महीने की फीस, बाकी की फीस आप कब तक जमा करवाएंगे? 1 साल का फीस होता है 15,000। आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिली है, वरना फीस 50,000 थी। मैडम जी, मेरा बच्चा अभी पहली कक्षा में पढ़ रहा है, ना कि विदेश जाने की तैयारी। इतनी ज्यादा फीस कैसे? आपका बच्चा सौभाग्यशाली है कि इस विद्यालय में उसे एडमिशन मिला, वरना यहाँ लाखों रुपए देकर भी हम एडमिशन नहीं देते। बची हुई फीस आप अगले 2 महीने के अंदर जमा करवा दीजिएगा। आपके बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी अन्यथा। संदेश का खुश चेहरा देखकर धनंजय मजबूर हो गया। अपने बच्चे को पढ़ाने की आस लेकर वो अपने घर चला गया और सारी बातें अपनी पत्नी दीपा से बताई। जी, इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? बरसात का समय है, अब लोग हमारे पास अपने घर के सामान वगैरह बनवाने के लिए भी नहीं आएंगे। उतने में वहां पर अपने 3 बड़े मटके लेने रामेश्वर आ गए। और भाई धनंजय, मेरे मटके तैयार हैं या नहीं? तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा बनाकर ही दे दोगे। आपके 3 बड़े मटके तैयार हैं, घर के आंगन में मैंने रखवा दिए थे, आप उठवा ले जाइए। धनंजय रामेश्वर को लेकर अपने घर के आंगन में जाता है और 3 मटके दे देता है, जिसे देखकर दीपा धनंजय से पूछती है, आपने तो उन्हें मटके के लिए मना कर दिया था ना, आज अचानक ये मटके कहाँ से आ गए? आपने बनाए कब? लाडले की फीस भरनी थी, अब हाथ में आया काम कैसे गंवा देता। मैंने 3 रात जागकर एक एक मटके बना दिए। हमारा लल्ला अब स्कूल जाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। सही कहा जी आपने, हर तरफ लूट ही लूट मचा रखी है। माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, इस चीज का फायदा स्कूल और टीचर्स ले रहे हैं, गरीबों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। कुछ दिन बीत चुके थे। संदेश स्कूल जाने लगा था। बारिश का कहर गांव में आ चुका था। धूप खिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब स्कूल से धनंजय के घर एक चिट्ठी आई। चिट्ठी में लिखा है कि स्कूल पूरे 2 महीने तक बारिश में बंद रहेगा, इसलिए स्कूल ऑनलाइन चलेगा।
सभी बच्चों का लैपटॉप से स्कूल अटेंड करना अनिवार्य है। दीपा और धनंजय चिट्ठी पढ़कर मायूस हो गए। सभी दुविधा में पड़ गए कि अब क्या करें। पापा, स्कूल के सभी बच्चों के पास अच्छे अच्छे लैपटॉप हैं। सरपंच जी का लड़का अमन मेरे साथ ही पढ़ता है और उसके पास भी लैपटॉप है। वो सब मेरे यूनिफॉर्म और कई चीजों के लिए बहुत चिढ़ाते हैं मुझे। हर दिन स्कूल में मेरे टिफिन न ले जाने की वजह से मुझे तंग भी करते हैं। बेटा, मैं कुछ करता हूँ, तुम चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। अपने बेटे की बुराई को सुनकर धनंजय क्रोधित होकर सरपंच जी के पास जाता है। धनंजय गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लें, लेकिन आपका बेटा आपके जैसा क्रूर ही रहेगा। अपने शब्दों को लगाम दो धनंजय। हमारे बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमारे बराबर हो। आपका बेटा मेरे बच्चे को लैपटॉप ना होने की वजह से गरीब गरीब कहकर चिढ़ाता है। उसमें गलत क्या है? हो तो तुम सब गरीब ही ना। स्कूल स्कॉलरशिप भले मिल जाए, लेकिन हैसियत की बराबरी कैसे करोगे? हुई हुई, मेरे पास तो महंगा वाला लैपटॉप है, संदेश के पास नहीं है। पिताजी, देखा आपने, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा। पूरे 50,000 का लैपटॉप है मेरे बच्चे के पास। तुमने तो फीस भी जैसे तैसे भरी है। संदेश रोता हुआ वहां से अपने घर पर चला जाता है। आप दुनिया के सबसे बुरे पापा हैं। मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटा रोते नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। मैं तुम्हें एक अच्छा सा लैपटॉप ला कर दूंगा। धनंजय के इतना कहते ही संदेश का रोना बंद हो जाता है। मैं तुम्हें आज ही रात एक अच्छा बढ़िया सा लैपटॉप बना कर दूंगा। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। संदेश को वादा करके धनंजय संकोच में पड़ गया। धनंजय के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तब दीपा ने कहा, अब आप कहाँ से लैपटॉप लेकर आएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। संदेश की पढ़ाई ही मेरा असली मकसद है। संदेश की आंखों में अब और आंसू नहीं देख सकता। अपने बच्चे को पढ़ाकर बड़ा बनाऊंगा। आप उसे मिट्टी का अच्छा लैपटॉप बनाकर दे दीजिए। मैं उस पर रंग पोत कर उसे पूरा लैपटॉप बना दूंगी। धनंजय और दीपा समय न गंवाते हुए मिट्टी का लैपटॉप बनाने लगते हैं। दीपा उस मिट्टी के लैपटॉप पर एक कांच का स्क्रीन लगा देती है। धनंजय कीबोर्ड बना देता है। लैपटॉप को सुखाकर मुझे दे दीजिए और मैं उसको हूबहू लैपटॉप के रंग का रंग दूंगी। दीपा उसमें लैपटॉप की तरह ही हूबहू रंग भर देती है। ये हो गया मिट्टी का लैपटॉप तैयार। बस संदेश को इस बारे में पता ना चले। अपना घर गिरवी रखकर मैं उसे लैपटॉप ला कर दूंगा। आज शनिवार का दिन है और मैं शनिदेव को जल चढ़ाना भूल ही गई। अगर भगवान होते तो हमारी मदद ना करते। जैसे ही दीपा आगे बढ़ती है, दीपा के हाथों से जल उस सूखते हुए लैपटॉप पर गिर जाता है और लैपटॉप जल की वजह से खराब हो जाता है। ये तुमने क्या कर दिया? सत्यानाश, पूरी मेहनत खराब कर दी। मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानती थी कि इतना सब हो जाएगा। दीपा रोने ही वाली थी कि वहां पर शनिदेव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे पार्थ, रो नहीं, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। आपके दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए शनिदेव। हर शनिवार मुझ पर जल चढ़ाना व्यर्थ नहीं है। तुम इस मिट्टी के लैपटॉप की चिंता ना करो। मेरी की हुई भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। शनिदेव ने अपने चमत्कारी शक्तियों से उस मिट्टी के लैपटॉप को अच्छा कर दिया। जैसे ही शनिदेव की दृष्टि उस लैपटॉप पर पड़ी, वो लैपटॉप चलने लगा, जिसे देखकर सभी बहुत खुश हो गए। इस लैपटॉप की सहायता से अपने बच्चे को सक्षम बनाना। इतना कहकर शनिदेव वहां से चले गए। धनंजय और दीपा ने उस जादुई मिट्टी के लैपटॉप को संदेश को दिया, जिसे पाकर संदेश बड़ा खुश हुआ। संदेश अपने मिट्टी के लैपटॉप में पढ़ाई करने लगा। पूरे 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन जब धनंजय अपने घर काम कर रहा था, तो उसके पास सरपंच रोते हुए आया। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। लेकिन हुआ क्या सरपंच जी? आप रो क्यों रहे हैं?
मेरे बेटे को स्कूल से खराब व्यवहार के कारण निकाल दिया गया। मेरा व्यापार और मेरा घर दोनों उजड़ गया। ये सब मेरे बुरे कर्मों का फल है। मैं उन सब से माफी मांग रहा हूँ जिनके साथ मैंने बुरे कर्म किए। तुम चिंता ना करो, रोनी को स्कूल से नहीं निकालेंगे। मैं उनसे विनती करूंगा और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। धनंजय ने सरपंच जी को माफ कर दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। एक गांव में ज्ञानदेव नाम का मोची रहा करता था। ज्ञानदेव गांव की सड़क के किनारे बैठकर आने जाने वाले लोगों के जूते सिया करता था और उसका 8 वर्षीय बेटा बिट्टू बूट पॉलिश किया करता था। बिट्टू स्कूल भी जाया करता था। एक दिन की बात है, बिट्टू अपने पिता के साथ बैठकर गांव के मुखिया के जूते पॉलिश कर रहा था कि तभी ज्ञानदेव की पुत्री पायल वहां पर पहुंची। पिताजी, आपको पता है बिट्टू ने 5वीं कक्षा की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। मैं जब इसकी उम्र का था तो मुझे तो ठीक से गिनती भी नहीं आती थी। चलो, कम से कम ये हिसाब किताब तो करना सीख ही जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी आप? मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने। अरे बिटिया, पढ़ाई लिखाई कोई सस्ती नहीं होती। आजकल के जमाने में शिक्षा का भी अब व्यापार होने लगा है। लेकिन पिताजी, मैं बड़े होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आपको पता है, मैं अपनी कक्षा में सबसे अच्छा कंप्यूटर चलाता हूँ। बिट्टू ठीक कह रहा है पिताजी। मास्टर जी बता रहे थे कि बिट्टू की उंगलियां कंप्यूटर के कीबोर्ड पर घोड़े की तरह दौड़ती है। मुखिया मुस्कुराते हुए ज्ञानदेव से बोला, तेरा बेटा बिट्टू बहुत ही ज्यादा होशियार है ज्ञानदेव। मेरा ख्याल है कि इस बेचारे को आगे ना पढ़ाना इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय करने जैसा होगा। बात तो आप सही कहते हैं मुखिया जी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आप तो जानते हैं कि मैं एक मोची हूँ। आप ही बताइए, भला दिन भर लोगों के जूते सीकर और पॉलिश करके मैं कितना कमा पाता हूँ? मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। शहर में मेरा भतीजा दिनेश और भतीजी रुक्मणी रहती है। तुम चाहो तो अपने छोटे भाई को वहाँ पर ले जा सकती हो। मैं उन्हें फोन पर बता दूंगा। वो जरूर किसी अच्छे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर इसका एडमिशन करा देगा। तुम दोनों बच्चों को वहाँ पर कोई खाने पीने की समस्या भी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपके वैसे भी मेरे परिवार पर बहुत उपकार हैं। अरे इसमें धन्यवाद कैसा ज्ञानदेव? तेरा बिट्टू पढ़ लिख जाएगा तो हमारे ही गांव का नाम रोशन करेगा ना। अगले दिन पायल अपने छोटे भाई बिट्टू को लेकर शहर में एक घर के सामने डोरबेल बजा रही थी। कौन हो तुम? मेरा नाम पायल है और ये मेरा छोटा भाई बिट्टू है। ये पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। हमें हमारे गांव के मुखिया चाचा ने आपके पास भेजा है। अच्छा अच्छा, तो तुम ही पायल हो और ये तुम्हारा छोटा भाई बिट्टू है। मेरा नाम दिनेश है। तुम दोनों के आने से पहले चाचा जी का मेरे पास फोन आ गया था। तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। पायल अपने कपड़ों की गठरी लेकर अंदर आ गई। अंदर आते ही उसकी नजर एक उसकी ही हमउम्र सुंदर लड़की पर पड़ी, जो बहुत ही महंगे कपड़े पहनी हुई थी। ये मेरी छोटी बहन है रुक्मणी। ये कौन है भैया? ये पायल है और ये उसका छोटा भाई बिट्टू। आज से ये दोनों हमारे घर पर ही रहेंगे। बिट्टू को कंप्यूटर सीखने का बहुत शौक है और गांव में कंप्यूटर का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। रुक्मणी मजाक करने वाले अंदाज में हंसते हुए बोली, क्या भैया, आपको लगता है कि इन गवारों के दिमाग में कंप्यूटर घुस जाएगा? ये तो बड़े होकर सिर्फ मेहनत मजदूरी ही करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इन दोनों को गांव में कहीं देखा है। अरे, मुझे याद आया, ये लड़का तो वही है जिसने गांव की सड़क पर मेरी चप्पल सी थी। इसके पिता तो मोची है ना? चुप हो जाओ रुक्मणी। तुम्हें इस तरह से मेरे गांव के लोगों का अपमान करने का कोई हक नहीं। मत भूलो कि जिस गांव के लोगों का तुम मजाक उड़ा रही हो, हमारा परिवार भी उसी गांव का रहने वाला था। वो सब तो सही है भैया, लेकिन आप इन बातों को क्यों नहीं समझ रहे कि कंप्यूटर इंटेलिजेंट लोगों के दिमाग में घुसता है, ना कि मोचियों के दिमाग में। इतना बोलकर रुक्मणी कमरे के अंदर चली गई। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। वो क्या है ना कि माता पिता के जाने के बाद मैंने ही इसकी बड़े लाड़ प्यार से परवरिश की है, इसीलिए थोड़ा सा बिगड़ गई है।
कोई बात नहीं, मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। तुम दोनों हाथ मुंह धोकर भोजन कर लो। उसके बाद तुम्हें एक एड्रेस दूंगा, शहर के बेस्ट इंस्टीट्यूट का। मैंने उनसे फोन पर बात कर ली है। तुम अपने छोटे भाई को लेकर वहाँ पर चली जाना। अगले दिन पायल बिट्टू को लेकर शहर के टॉप इंस्टीट्यूट में चली गई। उस इंस्टीट्यूट की मालकिन प्रभा शर्मा पायल और बिट्टू को देखकर चौंक गईं। तुम दोनों कौन हो और अंदर कैसे चले आ रहे हो? मेरा नाम पायल है और ये मेरा छोटा भाई बिट्टू। इसको कंप्यूटर सीखने का बहुत शौक है। ये बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाता है। कंप्यूटर की कीबोर्ड पर इसकी उंगलियां घोड़े की जैसी दौड़ती हैं। बस बस, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम दोनों के कपड़े देखकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम दोनों ने कभी कंप्यूटर की शक्ल भी देखी होगी। कंप्यूटर मैं नहीं, मेरा छोटा भाई सीखना चाहता है। अपने आसपास के बच्चों को देख रही हो? ये सब शहर के टॉप कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं और बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे छोटे भाई को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाया होगा, वो भी कहीं से पैसे उधार लेकर। ये सच है कि मेरे पिता बहुत ज्यादा गरीब हैं। वो मोची हैं और मेरा भाई उनके काम में उनका हाथ भी बटाता है। लेकिन वो जितने अच्छे जूते पॉलिश करता है, उससे कहीं ज्यादा अच्छी कीबोर्ड पर उंगलियां चलाता है। पायल की बात सुनकर प्रभा शर्मा हंसने लगी। तुम्हें पता है लड़की कि कंप्यूटर सीखने के लिए घर में एक लैपटॉप का होना बहुत जरूरी है। क्या तुम्हारे भाई के पास कोई लैपटॉप है? नहीं, हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट का एक रूल है, हम उसी बच्चे को कंप्यूटर की क्लास देते हैं जिस बच्चे के पास एक अच्छा लैपटॉप हो, और वो भी एप्पल का। जब तुम अपने छोटे भाई के लिए लैपटॉप खरीद लेना, तब यहाँ पर चली आना। पायल जरा सा मुंह लेकर बिट्टू को लेकर घर वापस आ गई और सारी घटना दिनेश को बता दी। माफ करना पायल, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। एप्पल का लैपटॉप कितने रुपए का आता है? दिनेश के बोलने से पहले ही रुक्मणी बोल पड़ी। एप्पल का लैपटॉप जितने रुपए का आता है ना, उतने रुपए का तो तुम्हारा घर भी नहीं होगा। मैं गांव वापस नहीं जाऊंगी, नहीं तो गांव के लोग मेरा और मेरे छोटे भाई का मजाक उड़ाएंगे। क्या आप मुझे यहाँ पर कोई काम दिलवा सकते हैं? मैं दिन रात मेहनत करूंगी और अपने छोटे भाई को एक लैपटॉप दिलवाऊंगी। दिनेश ने पायल और बिट्टू को एक दुकान पर काम पर लगवा दिया। पायल और बिट्टू दिन रात मेहनत में जुट गए। कुछ महीनों बाद पायल ने बड़ी मेहनत से 10,000 रुपए की रकम जोड़ ली और वो अपने छोटे भाई के साथ एक लैपटॉप के शोरूम के अंदर पहुंच गई। ए लड़की, तुम अंदर कैसे चली आ रही हो? मुझे एक लैपटॉप चाहिए अंकल, वो भी एप्पल का। तुम्हें पता भी है एप्पल का लैपटॉप कितने रुपए का आता है? पूरे 1 लाख रुपए का। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? 1 लाख रुपए तो नहीं है अंकल मेरे पास। हाँ, मैंने अपने मेहनत से 10,000 रुपए जोड़े हैं। मैंने सुना है कि शहर में वस्तुएं इंस्टॉलमेंट पर भी मिल जाया करती हैं। दुकानदार पायल को देखकर समझ चुका था कि वो गांव की है और वो एक बेईमान और चतुर दुकानदार था। ठीक है, तो मुझे 10,000 अभी दे दो और कल आकर लैपटॉप ले जाना। पायल ने बड़ी मासूमियत से उसे पैसे दे दिए। अगले दिन जब पायल बिट्टू को लेकर उस दुकानदार के पास गई, तो दुकानदार ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। यहाँ से निकल जाओ, मुझे कुछ याद नहीं कि तुमने कौन से पैसे मुझे दिए थे। 10,000 रुपए तुमने कभी अपने जीवन में देखे भी हैं? चलो निकलो। पायल रोती हुई सड़क पर बैठ गई कि तभी उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति लैपटॉप हाथ में लिए हुए आकर बोला, क्या हुआ बिटिया, तुम यहाँ पर रो क्यों रही हो? पायल ने मासूमियत से रोते हुए सारी घटना उस व्यक्ति को बता दी। ये लो, तुम अपने भाई को तब तक ये मेरा लैपटॉप दे दो। मुझे अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा भाई कंप्यूटर चलाने में निपुण हो जाए, तब मैं तुमसे इसे वापस ले जाऊंगा। लेकिन आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? तुम्हें ये बताने के लिए कि इस दुनिया के सभी लोग बुरे नहीं होते। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और लैपटॉप पायल को थमा गया। पायल खुशी से अपने छोटे भाई से बोली,
चल जल्दी से अपनी उंगलियों का कमाल दिखा और मुझे फोटोशॉप में लैपटॉप की ही इमेज बनाकर दिखा। बिट्टू ने फटाफट लैपटॉप की इमेज बना दी, मगर जैसे ही उसने फोटोशॉप पर इमेज तैयार की, अचानक उन दोनों को नींद का एक झोंका आया और अगले ही पल उनके सामने एक दूसरा लैपटॉप रखा हुआ था। ये कैसे हुआ? हमारे पास तो सिर्फ एक ही लैपटॉप है। पता नहीं दीदी ये कैसे हुआ, जरा एक और इमेज बना। बिट्टू ने दूसरी बार भी इमेज बनाई और पहली बार की तरह ही उन्होंने वहाँ पर एक दूसरा लैपटॉप पाया। ये तो बिल्कुल वैसा ही लैपटॉप है जैसी कि मैंने इमेज बनाई थी। लगता है कि ये लैपटॉप जादुई है। जरा इस लैपटॉप में किसी दूसरी वस्तु की इमेज बनाकर दिखा। बिट्टू ने जो लैपटॉप पर दूसरी वस्तु की इमेज बनाई, तब वहाँ पर कोई चमत्कार नहीं हुआ, मगर जैसे ही उसने लैपटॉप की इमेज बनाई तो उसकी इमेज बनते ही वहाँ पर दूसरा लैपटॉप सामने आ गया। पायल समझ गई कि इस लैपटॉप के अंदर से लैपटॉप ही निकल रहे हैं। दीदी इस लैपटॉप की कीमत कम से कम 1 लाख रुपए की होगी, ऐसे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। नहीं बिट्टू, हम ये लैपटॉप सिर्फ 1 रुपए में बेचेंगे ताकि हमारी ही तरह और गरीब बच्चे कंप्यूटर सीख पाए। उस दिन के बाद से बिट्टू दिन भर लैपटॉप में से बहुत से लैपटॉप निकालता और पायल गरीब बच्चों को उस लैपटॉप को 1 रुपए में बेच देती। इस तरह से कुछ ही दिनों में उन दोनों ने इतनी रकम इकट्ठा कर ली कि बिट्टू के एडमिशन उस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में हो जाए। पायल बिट्टू को लेकर हाथ में लैपटॉप लिए इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंच गई। ये लीजिए मैडम आपकी फीस, और मेरे भाई के पास अब एक लैपटॉप भी है और वो भी एप्पल का। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, लेकिन आंखों देखा हुआ झुटलाया भी तो नहीं जा सकता। तुमने अपने भाई के लिए वाकई बहुत ज्यादा मेहनत की है। उस दिन के बाद से बिट्टू जी जान लगाकर कंप्यूटर सीखने में लग गया और कुछ ही महीनों में बिट्टू कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन गया। वो दिन भर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में रहता और शाम को अपने लैपटॉप में फोटोशॉप के अंदर लैपटॉप की इमेज बनाता और लैपटॉप के अंदर से लैपटॉप निकल आते और पायल उन सभी लैपटॉप को 1 रुपए में गरीब बच्चों को बेच देती। कुछ दिन बाद बिट्टू को विदेशी कंपनी में कंप्यूटर सीखने का ऑफर मिल गया और यही बात रुक्मणी और दिनेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये क्या भैया, एक मोची का लड़का इतना प्रतिभाशाली हो सकता है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सोचा तो मैंने भी नहीं था। मैंने तो बस चाचा जी की बातों में आकर उन्हें अपने घर पर रख लिया था, ये सोचकर कि 2-4 दिन में वो खुद भाग जाएंगे, मगर उन्होंने तो वाकई कमाल कर दिया। लेकिन भैया मेरी एक बात समझ में नहीं आई। ये बात सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं कि उस दुकानदार ने पायल के 10,000 रुपए जो छीने थे, उनको ऐसा करने के लिए आपने बोला था। तो बिट्टू के पास आखिरकार इतना महंगा लैपटॉप आया कहाँ से? जो भी हो रुक्मणी, लेकिन आज बिट्टू को एक विदेशी कंपनी ने कंप्यूटर सीखने का ऑफर दिया है। तुम्हें पता है कि उस कंपनी में अच्छे अमीर बच्चे भी कंप्यूटर नहीं सीख पाते। कुछ वर्षों बाद बिट्टू एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, लेकिन उसने सभी मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया और अपनी बहन पायल को लेकर अपने घर अपने गांव वापस आ गया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने इतनी महंगी नौकरियों के ऑफर ठुकरा क्यों दिए। पिताजी, मैं अपने गांव में ही एक कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट खोलूंगा और अपने गांव के सारे बच्चों को 1-1 लैपटॉप दूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के सभी लोग तरक्की करें। आने वाला दौर कंप्यूटर का ही है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। बिट्टू ने अपनी बहन के साथ मिलकर गांव में ही बहुत बड़ा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला और हर बच्चे को 1-1 लैपटॉप सिर्फ 1 रुपए में बेचा। अब गांव के सभी बच्चे कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट हो चुके थे। एक दिन बिट्टू रात में इस लैपटॉप में फोटोशॉप में लैपटॉप की इमेज बनाकर लैपटॉप निकाल रहा था कि तभी वही व्यक्ति वहां पर पहुंच गया। अरे, आप तो वही हैं जिन्होंने मेरी बहन को ये जादुई लैपटॉप दिया था। अगर आपने उस दिन ये जादुई लैपटॉप नहीं दिया होता तो मैं इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाता। मुझे पता है
तो क्या आप अपना लैपटॉप वापस लेने आए हैं? नहीं, तुमसे पहले मैंने इस लैपटॉप को न जाने कितने लोगों को दिया था, लेकिन वो सब के सब लालची निकले। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने इस जादुई लैपटॉप का सही इस्तेमाल किया। आज से ये लैपटॉप तुम्हारा हुआ। लेकिन आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। कुछ बातें हैं जो इस संसार में रहस्यमयी ही रहनी चाहिए। बिट्टू, समझ लो कि ईश्वर ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और बिट्टू आज भी 1 रुपए का ही लैपटॉप बेचा करता है। जोगियापुर गांव में टीकम नाम का एक जमींदार रहता था। उसके यहाँ पर अर्जुन और राकेश नाम के 2 व्यक्ति नौकरी करते थे। एक दिन अर्जुन राकेश से बोला, अरे यार राकेश, आखिर हम दोनों कब तक इस टीकम की गुलामी करते रहेंगे? इसने तो कंजूसी की सारी हदें पार कर दी। दिन रात हम दोनों से मेहनत से काम करवाता है और बदले में हमें आखिर देता ही क्या है? बिल्कुल सही बोल रहे हो अर्जुन भाई, मैं भी इस नौकरी से तंग आ चुका हूँ। लेकिन हम दोनों को इसके अलावा और कोई काम भी तो नहीं आता। हम दोनों को इस टिकम की गुलामी करते हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और हमारी उम्र भी 30 के पार हो गई है। इस टिकम को तो हम दोनों के विवाह की कोई चिंता ही नहीं है। सही कह रहे हो अर्जुन भाई, मुझे लगता है कि हम दोनों को टिकम जमींदार से इस बारे में जरूर बात करनी चाहिए कि गांव की 2 सुंदर कन्याएं हम दोनों के लिए देखे और हमारा उनसे विवाह करा दे। आखिर हमारा भी विवाह करने का अधिकार है। तभी वहाँ पर टीकम जमींदार आ गया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है टिकम जी। कहो, क्या बात करनी है? अर्जुन राकेश की ओर आंखों के इशारों से बात करने को कहने लगा। ये तुम दोनों एक दूसरे से आंखों का इशारा क्या कर रहे हो? सीधी तरह से बोलो, क्या बात करना चाहते हो? मुझे और भी बहुत काम है। टिकम जी, हम दोनों को आपके यहाँ पर नौकरी करते हुए 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है और हमारी उम्र भी 30 के पार हो गई है और हम दोनों का आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या तुम दोनों ने रात में कोई हिंदी पिक्चर देख ली है? जल्दी बोलो, क्या बात करनी है? अब हम दोनों चाहते हैं कि हमारा विवाह जल्द से जल्द हो जाए। तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है, तुम दोनों की हरकतों की वजह से पूरा गांव परेशान रहता है। कभी सोचा है कि अगर मैंने तुम्हें धक्के देकर अपने काम से बाहर निकाल दिया तो उसी दिन गांव वाले तुम दोनों को धक्के देकर गांव से बाहर निकाल देंगे? तो क्या हम दोनों का विवाह कभी नहीं होगा? विवाह करना है तो पहले अपनी उल्टी सीधी हरकतें बंद करो। परसों ही मुझसे बिरजू चाय वाला तुम दोनों की शिकायत कर रहा था। तुम दोनों ने उस बेचारे के 4 महीने से पैसे नहीं दिए और ऊपर से रोज उसकी चाय भी पीते हो। वो झूठ बोल रहा है, हमने उसके पैसे देने से इनकार नहीं किया। अर्जुन भाई सही बोल रहे हैं, हमने उससे बोला तो है कि पगार मिलते ही उसके सारे पैसे चुका देंगे। तुम दोनों के ऊपर पहले से ही मेरा कितना एडवांस निकल रहा है, तुम्हें इसका अंदाजा भी है। 3 दिन पहले रामलाल छोले भटूरे वाला भी मेरे पास तुम दोनों की शिकायत लेकर आया था कि तुम दोनों रोज उसके छोले भटूरे पेट भरकर खा के आ जाते हो और पैसे देने की बारी आने पर मेरे नाम की धौंस दिखाकर उसे डराते हो। तुम दोनों के पैसे मुझे देने पड़े और मैंने बिरजू को भी सारे पैसे चुका दिए हैं और ये सारे के सारे पैसे तुम दोनों की पगार से कटेंगे। और सुनो, इस महीने तुम्हें कोई पगार नहीं मिलेगी। पहले एडवांस कटवाओ, उसके बाद पगार की सोचना। कोई काम धाम तो करते नहीं है दिन भर, यहाँ पड़े पड़े बस मुफ्त का खाना खाते रहते हैं। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। इतना कहकर टीकम जमींदार क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। समझ में नहीं आता कि ये इतना सारा धन लेकर जाएगा कहाँ। बिल्कुल सही बोल रहे हो अर्जुन भाई, हम दोनों को कुछ ना कुछ तो योजना बनानी पड़ेगी, नहीं तो सारा जीवन हम दोनों इस जमींदार की हवेली की साफ सफाई में ही बिता देंगे। तू बिल्कुल सही कह रहा है राकेश, रात में हम दोनों कोई ना कोई योजना जरूर बनाएंगे और इस टिकम को मजा चखा देंगे। फिलहाल तो मैं अभी किसी काम से जा रहा हूँ। मुझे सब पता है अर्जुन भाई कि आप कहाँ जा रहे हो। आप चंपा के पास जा रहे हो ना। कितनी बार कहा है कि चंपा आपको पसंद नहीं करती, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। अपनी जुबान को लगाम दे राकेश, चंपा सिर्फ मुझसे प्यार करती है। नहीं अर्जुन भाई, चंपा सिर्फ मुझसे प्यार करती है। जब भी वो मुझे देखती है ना तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा, ऐसा तो ना जाने कितनी बार भी मेरे साथ भी हुआ है। जब भी वो मेरे सामने से निकलती है तो मुझे कम से कम 3 बार पलट कर देखती है।
तो फिर आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि चंपा आखिर किससे प्यार करती है। ठीक है, चलो। अर्जुन और राकेश चंपा के पास पहुंच गए। आज तुम्हें हम दोनों को बताना ही पड़ेगा चंपा कि तुम हम दोनों में से किससे प्यार करती हो। अर्जुन भाई सही बोल रहे हैं, तुम्हें लेकर हम दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सच सच बताओ चंपा, तुम मुझसे ही प्यार करती हो ना? तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है। तुम दोनों की हरकतों से मैं तंग आ चुकी हूँ। आए दिन तुम दोनों मुझे छेड़ते रहते हो और मैं ये सोचकर पिताजी से शिकायत नहीं करती कि वो मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे, लेकिन तुम दोनों ने तो आज हद ही कर दी है। ये कैसी बातें कर रही हो चंपा? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे पलट पलट कर क्यों देखती थी? वो इसलिए कि मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि तुम्हें थप्पड़ मारूं कि चप्पल से। देख लिया अर्जुन भाई, तुम्हें अपना जवाब मिल गया। चंपा तुम्हें इसलिए बार बार पलट कर देखती थी कि वो कंफ्यूज थी कि वो तुम्हें चप्पल से मारे या सैंडल से। इसका साफ साफ मतलब है कि चंपा सिर्फ मुझसे प्यार करती है। चंपा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं बहुत जल्द टीकम जमींदार से हम दोनों की शादी के बारे में बात कर लूंगा। टीकम जमींदार तुम्हारा सेठ होगा, मेरा नहीं। मेरे पिताजी गांव के मुखिया हैं राकेश, और तुम अपनी औकात में रहो। तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जैसे निठल्ले से प्यार करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैं जीवन भर कुंवारी बैठी रहूं। तो फिर तुम मुझे बार बार मुस्कुरा कर क्यों देखती थी? वो इसलिए कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत गुस्सा आता था, जैसे कि अब आ रहा है। और मुझे मेरी टीचर ने सिखाया है कि जब आपको किसी के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोध आए तो जबरदस्ती मुस्कुरा दिया करो, गुस्सा शांत हो जाता है। अब अगर तुम दोनों ने मेरा पीछा किया या मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं अपने पिताजी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। और तुम तो जानते ही हो कि मेरे पिताजी इस गांव के मुखिया हैं। वो तुम दोनों को पीट पीट कर तुम्हारी बुरी हालत कर देंगे, निकम्मे कहीं के। मजाक बहुत हो गया चंपा। हाँ, मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्रेम देखा है। सच सच बताओ, क्या तुम्हें मुझसे प्रेम है या नहीं? अगर नहीं है चंपा, तो मैं ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अर्जुन की बात सुनकर बहुत गहरी सोच में डूबते हुए बोली, ये सच है अर्जुन कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, और ये भी सच है कि मैं अगर तुम्हें अब तक इग्नोर करती रही तो उसका भी एक कारण है। कैसा कारण? मैं किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि शादी की पहली ही रात मैं पत्थर की हो जाऊंगी। चंपा ने इतना कहा ही था कि तभी मुखिया वहाँ पर आ गया। मुखिया को देखकर राकेश बुरी तरह से घबरा गया, मगर अर्जुन बिल्कुल भी नहीं घबराया। मुखिया की आंखों में आंसू थे। मैं दुनिया का पहला ऐसा पिता कहलाऊंगा जो चाह कर भी अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकता, क्योंकि विवाह की पहली ही रात को मेरी बेटी पत्थर की बन जाएगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुखिया जी? ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बेटी किसी से विवाह करके पत्थर की कैसे बन सकती है? ये बहुत पुरानी कहानी है अर्जुन। बरसों पहले इस गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रात के समय भूखा प्यासा टहलता फिर रहा था। उस वक्त भी मैं गांव का मुखिया था। मैंने उस व्यक्ति को अतिथि के तौर पर रात में अपने घर पर रख लिया। मैंने उसे बड़े प्रेम से भोजन खिलाया। उस व्यक्ति के हाथ में एक बहुत बड़ा थैला था। उस रात अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि उस थैले में से सफेद किरणें फूट रही थी। मैं चुपके से उस थैले के पास आ गया। जैसे ही मैंने उस थैले के अंदर देखा तो मेरी आंखें विश्वसमय से फटी की फटी रह गईं। उस थैली के अंदर बेशकीमती मोती ही मोती भरे हुए थे। मेरे मन में लालच आ गया। मैंने वो सारे मोती रात के समय चुरा लिए। सुबह जब उस व्यक्ति ने मोतियों के बारे में मुझसे पूछा तो मैंने उल्टा उसे अपमानित करना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति मेरी बात सुनकर क्रोधित हो गया और उसने मुझे श्राप दिया कि आज के बाद तेरे खानदान की कोई भी बेटी अगर विवाह करेगी तो वो शादी की पहली रात पत्थर बन जाएगी। और आपने उसकी बात पर विश्वास कर लिया? ये भी तो हो सकता है ना कि उसने सिर्फ आपको ये डराने के लिए कहा हो। शुरू में मैं भी यही समझता था। मैंने अपनी बहन का विवाह धूमधाम से किया, मगर मेरी बहन शादी की पहली ही रात पत्थर की बन गई। मैंने जो मोती उस बूढ़े व्यक्ति से चुराए थे वो सारे मोती मिट्टी में परिवर्तित हो गए, सिवाय एक मोती के। आज भी उस मोती को मैं अपनी जेब में संभाल कर रखता हूँ।
इतना बोलकर मुखिया ने उस मोती को अर्जुन के हाथों में पकड़ा दिया। मैं आपकी बेटी से सच्चा प्रेम करता हूँ और मैं इस श्राप से चंपा को मुक्त कराऊंगा और इस गांव में तभी कदम रखूंगा जब चंपा और आपका खानदान श्राप से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर अर्जुन राकेश के साथ हवेली चला गया। मुझे माफ कर दे मित्र, मुझे नहीं पता था कि तू चंपा से सच्चा प्रेम करता है। तो क्या तुम चंपा से प्रेम नहीं करते थे? मुझे लगा था कि तुम भी चंपा से प्रेम करते हो। अरे नहीं, मैं चंपा से प्रेम तो करता था, लेकिन तुम्हारे जैसा वो सच्चा प्रेम नहीं था। लेकिन मैं चंपा के खानदान को इस श्राप से मुक्त कराने के लिए तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। नहीं राकेश, ये काम मैं स्वयं अकेले करूंगा। ये मोती मुझे मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। अगले दिन अर्जुन उस मोती को लेकर गांव शहर भटकने लगा। वो जहां भी उस मोती को लेकर जाता, हर दुकानदार उस मोती को देखकर अभिनियक्ता जाहिर करता। एक दिन अर्जुन थका हारा एक जंगल में बैठा हुआ था। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी और उसके पास बोतल में थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ था। अर्जुन पानी पीने ही वाला था कि तभी एक साधु वहां पर पहुंचकर अर्जुन से बोला, मैं बहुत देर से प्यासा हूँ बेटा, क्या तुम मुझे जल पिला सकते हो? अर्जुन ने वो बोतल साधु को पकड़ा दी। साधु एक ही सांस में सारा पानी पी गया। तुम इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो बेटा? मुझे कुछ बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अर्जुन साधु को सारी बात बताने लगा। अर्जुन ने उस मोती को साधु को दिखा दिया। मोती को देखकर साधु की आंखों में चमक आ गई। तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब खड़े हो बेटा। इस जंगल के अंदर की ओर प्रवेश कर जाओ। काफी दूर जाने पर तुम्हें एक रेगिस्तान नजर आने लगेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप साधु महाराज? जंगल में रेगिस्तान? भला ये कैसे मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है। ये पृथ्वी रहस्यों से भरी पड़ी है, मगर याद रखना, तुम्हें रेगिस्तान तभी दिखाई देगा जब तुम प्यासे रहोगे। इसीलिए यहाँ से आगे बढ़ने के बाद तुम्हें जितनी भी प्यास लगे, पानी की एक बूंद नहीं पीना। इस जंगल के अंदर काफी सुंदर सुंदर तालाब मौजूद है। उन तालाबों को देखकर तुम्हारी प्यास जागृत हो जाएगी, मगर तुम्हें अपनी प्यास पर काबू रखना होगा। रेगिस्तान में पहुंचकर तुम इस रहस्य को स्वयं समझ जाओगे। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अर्जुन जैसे जैसे जंगल की ओर बढ़ रहा था, उसे सुंदर सुंदर तालाब नजर आ रहे थे। अर्जुन को बहुत तेज प्यास लगी थी, मगर उसे साधु की बात याद थी। अर्जुन कई घंटे जंगल के अंदर चलता रहा। अर्जुन के प्यास से होठ सूखने लगे थे कि तभी उसकी नजर एक दूर रेगिस्तान पर पड़ी। अर्जुन वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब अर्जुन की आंख खुली तो उसने स्वयं को एक रेगिस्तान में पाया, मगर ये देखकर उसकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा कि उसे रेगिस्तान में रेत की जगह मोती ही मोती चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। अर्जुन चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। तभी अर्जुन की नजर एक महल पर पड़ी। अर्जुन उस महल को देख ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक स्त्री की आवाज टकराई, जिसने लंबा सा घूंघट डाल रखा था। कौन हो तुम? तुम मोतियों के रेगिस्तान के तो नहीं लगते। मोतियों का रेगिस्तान? आप कहना क्या चाहती हैं? तुम जिस जगह पर खड़े हो उसे मोतियों का रेगिस्तान ही कहते हैं। उस स्त्री ने इतना कहा ही था कि तभी उस महल का दरवाजा खुल गया और एक सैनिकों की टुकड़ी अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। अर्जुन ने देखा कि उन सभी के शरीर रेत के बने हुए थे और उन सब ने मोतियों की पोशाक पहनी हुई थी। इसे गिरफ्तार कर लो। सैनिक अर्जुन को गिरफ्तार करके महल के अंदर ले गए। महल के अंदर एक मोतियों के सिंहासन पर एक बूढ़ा बैठा हुआ था। वो बूढ़ा मोतियों के रेगिस्तान का राजा था। कौन हो तुम? मेरा नाम अर्जुन है और मैं जुगियापुर गांव से आया हूँ। तो इसका मतलब तुम पृथ्वी से आए हो? पृथ्वी से आए हो से तुम्हारा क्या मतलब? क्या ये स्थान पृथ्वी पर नहीं है? नहीं, ये स्थान पृथ्वी का नहीं है। दरअसल तुम जिस जंगल से होते हुए इस रेगिस्तान तक पहुंचे हो, वहां पर एक अदृश्य द्वार खुलता है। अवश्य तुम्हारी किसी ने मदद की है, वरना बिना मदद के तुम इस जगह आ ही नहीं सकते। मुझे बताओ,
तुम्हारी मदद किसने की है? अर्जुन उस साधु के बारे में उस राजा को बताने लगा। समझ गया। तो इसका मतलब ये है कि तुम अंदर से एक अच्छे इंसान हो। वर्षों पहले मैं जुगियापुर गांव में इंसानों के भेष में गया था, मगर वहां के कपटी इंसान ने मेरे मोतियों को चुरा लिया। बेवकूफ इंसान, अगर मुझसे वो मोती मांग लेता तो मैं उसे सारे मोती दे देता, लेकिन उसने मोती चुराकर उल्टा मुझे अपमानित किया। राजा ने इतना कहा ही था कि तभी अर्जुन ने उस मोती को राजा को दिखाते हुए कहा। कहीं आप इस मोती की तो बात नहीं कर रहे? तुम्हारे पास ये मोती कहां से आया? ये तो मोतियों के रेगिस्तान का ही एक मोती है। ये वही मोती है जो मैं उस व्यक्ति को देकर आया था। देखिए, उन्होंने आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आपने उन्हें श्राप देकर अच्छा नहीं किया। आप ही बताइए, गलती तो उन्होंने की थी, ना कि उनके खानदान ने। अर्जुन की बात सुनकर राजा अर्जुन की ओर गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप था। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। तो फिर श्राप को समाप्त कर दीजिए। अर्जुन की बात सुनकर उस राजा ने अर्जुन से उस मोती को ले लिया और उस मोती को जमीन पर पटक दिया। जमीन पर पटकते ही उस मोती के अंदर से काली परछाई निकलकर गायब हो गई। अब से वो सब श्राप से मुक्त है। मोतियों के रेगिस्तान के राजा ने अर्जुन को ढेर सारे मोती देकर विदा कर दिया। मुखिया की बहन, जो कि पत्थर की बन चुकी थी, अब वो भी सही हो गई। मुखिया ने खुशी खुशी अपनी बेटी चंपा का विवाह अर्जुन से कर दिया। राजस्थान के दरियागंज में मोहनलाल का तबादला हुआ था। इसी वजह से मोहनलाल के बच्चे उससे हमेशा नफरत करते। क्या पता क्यों इस खंडहर में आकर बस गए हैं। मैंने पिताजी से कहा भी था कि अपना तबादला ना करवाएं, लेकिन हम बच्चों की सुनता कौन है। ये बचपन से ही हमारी बात नहीं सुनते थे, तो फिर आज क्यों सुनेंगे। अजय और राधिका झगड़ा कर ही रहे थे कि वहाँ मोहनलाल आ गया। बड़ा शोर कर रहे हो तुम दोनों, क्या बात है? अब ये जगह हमें बहुत पसंद आई। मैं और भैया बस यही बात कर रहे थे। पिताजी, ये झूठ बोल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही इस जगह की बुराई कर रही थी। मैं जानता हूँ बच्चों, तुम्हें ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन घर चलाने के लिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। उन्हें दरियागंज में आकर 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन मोहनलाल के ऊपरी विभाग के कर्मचारी ने उससे कहा, हमें ऊपर से आदेश आया है कि हमें रेगिस्तान जाकर एक कुआं ढूंढना है। रेगिस्तान में कुआं? ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं, सच है। मैं अकेले ये कुआं कहाँ ढूंढूंगा? मुझे साथ में और 2 व्यक्ति चाहिए, ताकि जो भी हो उस पर मैं चर्चा कर सकूं। अच्छा ठीक है, मैं साहब से बात करूंगा। मोहनलाल जाकर सारी बातें अपने बच्चों को बताता है। मैं वहाँ से हफ्ते 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो और अपना और राधिका बिटिया का ध्यान रखना। जैसा आप कहें पिताजी, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। अगले ही दिन मोहनलाल और उसके साथ 2 कर्मचारी, सीमा और सह कर्मचारी भगवंत, रेगिस्तान में कुआं ढूंढने जाते हैं। सब अपने जूते कस के पहन लो। यहाँ बिच्छू और कई सारे सांप भी हैं। अगर मेरे घर का लोन ना होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। क्या करूँ, मजबूर जो हूँ। हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं भटकना चाहिए। दूर दूर तक कोई घर आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ रेत ही रेत है। इस वजह से हमें परेशानी हो रही है। जैसे ही मोहनलाल कुछ दूर चलकर गया, उसे भ्रम हुआ कि उसने सामने समंदर देखा है। वो देखो, मुझे वहाँ पर पानी नजर आ रहा है। रुक जाओ, उस तरफ मत जाओ, वहाँ हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। भगवंत की बात मोहन बिल्कुल भी नहीं सुनता और उस ब्रह्म के पास दौड़ा चला जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो मेरा भ्रम था। मैंने सुना है कि रेगिस्तान में अगर भ्रम हो तो सच भी आसपास ही होता है। वहाँ देखो, एक कुआं नजर आ रहा है, उस तरफ चलो। उस आम के पेड़ के पास एक कुआं है, वही असली कुआं है।
सीमा, भगवंत और मोहनलाल जब उस तरफ भाग कर गए तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर एक पुराना कुआं है और वहीं एक आम का पेड़ भी लगा हुआ है, जिसे देखकर सब खुश हो गए। लेकिन भगवंत समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। ठहर जाओ, उस तरफ मत जाओ। अरे धोखा मेरे साथ एक बार हो गया, बार बार थोड़ी होगा। मोहनलाल और सीमा खुशी खुशी भागते हुए उस कुएं के पास चले गए और जैसे ही वो उस कुएं के पास पहुँचे, कुएं में झांकने लगे। आम के पेड़ के उस डाली ने उन्हें कुएं के अंदर ढकेल दिया। राम 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 राम, हे भगवान, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे कुछ हो ना जाए, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो गया? रुको, मैं भी आता हूँ। उनके कुएं में जाते ही भगवंत भी उसी कुएं के पास चला गया। आम के पेड़ ने अपनी डालियों की मदद से उसे भी कुएं में धकेल दिया। तीनों कर्मचारी आम के पेड़ की वजह से कुएं में गिर गए। मम्मी, गलती कर दी मैंने जो यहाँ आ गई। हे भगवान! चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा। वो कुआं पूरा आम रस यानी मैंगो शेक से भरा हुआ था। तुम दोनों को तैरना तो आता है ना? कब से तैर ही तो रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये किस चीज का कुआं है। सुगंध तो आम की आ रही है। रुको, मैं पीकर बताता हूँ। ये तो मैंगो शेक का कुआं है। तुम सब भी ये मैंगो शेक पीकर देखो तो। और जैसे ही मोहनलाल के साथी सीमा और भगवंत ने मैंगो शेक पिया, उस आम के पेड़ ने उन्हें वापस ऊपर खींच लिया और बोला, धन्यवाद जो तुमने मुझे मुक्त किया। मैं यहाँ 400 सालों से कैद था। हमने कैसे मुक्त किया? मैं कुछ समझा नहीं, और तुम्हारा ये तरीका बहुत गलत है। उस आत्मा को बोलता हुआ देखकर सभी हैरान और भौचक्के रह गए। लेकिन तुम हो कौन और ये दशा तुम्हारी कैसे हुई? तब जाकर उस आम के पेड़ ने अपने श्राप की कहानी सुनाई। मैं और मेरे साथी तीर्थ यात्रा पर यहीं से जाया करते थे। रेगिस्तान में उस वक्त कई लोगों का आना जाना हुआ करता था, लेकिन एक दिन आगे रेगिस्तान शुरू होने वाला है। याद रखना, हमारे पास पीने को पानी नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमें दूसरे रास्ते से चलना चाहिए। अरे क्यों भाई? ये रास्ता सीधा हमें तीर्थ स्थल लेकर चलेगा। हमें रेगिस्तान में आकर पूरे 3 दिन हो चुके थे। हमारा पानी, खाना सब खत्म हो गया था। तब हमें एक साधु नजर आए जो तीर्थ के लिए ही जा रहे थे। वो देखो, वहाँ पर एक साधु, उनके पास कुछ रखा हुआ है। चलो चलकर देखते हैं, शायद उनके पास कुछ पीने का हो। वहाँ चलकर हमें देखना चाहिए। और जैसे ही हम साधु के पास गए, जो उस वक्त आराम कर रहे थे, हमने उनके पास देखा कि मैंगो शेक रखा हुआ है। जैसे ही हमने मैंगो शेक देखा, हमारा मन ललच गया और हमने सारा का सारा मैंगो शेक पी लिया। दुष्ट बालक, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब से तुम इसी रेगिस्तान में अटके रहोगे जब तक कोई राहगीर तुमसे आकर मिल न जाए। तुम एक आम का पेड़ बन जाओगे और तुम्हारा साथी आम रस का कुआं बन जाएगा, और तुम दोनों की आत्मा इसी में भटकती रहेगी। अलख निरंजन। मोहनलाल और उसके साथी सारी बातें समझ गए थे। तब उनमें से भगवंत ने आम के पेड़ से पूछा, तो तुम मुक्त कैसे हो पाओगे? इसका कोई उपाय? मेरे इस पेड़ से एक आम तोड़कर उसकी गुठली को उपजाऊ जमीन पर लगाना होगा। जैसे ही वो एक पौधे के रूप में आएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। और ये मैंगो शेक का कुआं? तब ये कुआं हर उस आम के पेड़ के पास होगा जो मेरे आम की गुठली से बना हो। इससे हमें आजादी मिलेगी और लोगों को आम का पेड़ और मैंगो शेक मिलता रहेगा। यही हमारी आजादी का रहस्य है। मोहनलाल, भगवंत और सीमा सब ने उस आम के पेड़ से कई सारे आम तोड़े और रेगिस्तान से निकलकर हर जगह उस आम की गुठली को जमीन में गाड़ दिया और कई सारी गुठलियों से बहुत सारे पौधे बन गए। भगवान करे कि उन्हें आजादी मिल जाए। मैं बहुत सारा मैंगो शेक पीऊंगा। मोहनलाल ने अपने घर के बाहर भी एक आम का पेड़ लगा दिया, जो कि अगले दिन ही बड़ा सा पेड़ बन गया।
और उसके नीचे ही जादुई मैंगो शेक का कुआं भी आ गया, जिसमें पीले रसीले आम का रस था। असली ठंडा मैंगो शेक। राधिका और उसका बेटा अजय ये देखकर हैरान हो गए थे। पिताजी, पिताजी, ये देखिए, ये मैंगो शेक का कुआं हमारे यहाँ कैसे? आपने कल ही गुठली बोई थी, आज ये इतना बड़ा आम का पेड़ कैसे बन गया? क्या माजरा है? सब कुछ जानते हुए भी आप चुप क्यों हैं? तब जाकर मोहनलाल ने बच्चों को सारी बातें बताई। उस आम के पेड़ के आत्मा को आजादी मिल चुकी थी और उन्हें उनका मैंगो शेक का कुआं मिल गया था। मोहनलाल हर एक तीर्थ यात्री और राहगीर को मैंगो शेक फ्री में पिलाता। मोहनलाल और उसके बच्चों को अब दरियागंज पसंद आने लगा था। एक बार की बात है, राजस्थान के एक गांव में बहुत गर्मी पड़ने लगी, जिस वजह से सारे गांव में पानी की समस्या होने लगी। अब गांव के लोगों के पास खाना बनाने के लिए और पीने के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं था। इस गांव के लोग पानी लेने के लिए दूसरे गांव में जाने लगे, पर गर्मी की वजह से उस गांव में भी पानी की कमी पड़ गई और वहां का पानी भी सूख गया। चारों तरफ पानी की त्राही त्राही हो गई। लगता है इस बार गर्मी से मर ही जाएंगे। सचमुच इस भयानक गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। लोग बोलते हैं जल ही जीवन है, पर जब जल ही नहीं रहेगा तो जीवन भी खत्म हो जाएगा। बहन, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। घर में पीने के लिए एक गिलास पानी तक नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। हमारे घर का भी यही हाल है। परिवार में 5 लोग हैं और सिर्फ एक मटका पानी बचा हुआ है। आदमी अपने घर जाता है और घड़े में हाथ डालता है तो देखता है घड़ा बिल्कुल सूखा पड़ा है। ये घड़ा भी खाली हो गया। अब तो प्यास से मरना ही पड़ेगा। हे भगवान, अब तो आप ही बचा सकते हो। तभी इस आदमी की गाय आवाज करने लगती है। गाय के रम्हाने की आवाज सुनकर आदमी गौशाला की तरफ आता है। ओह, लगता है गाय को भूख लगी है। वो एक गठरी सूखा चारा गाय को देता है और वापस अपने घर आ जाता है। पर कुछ ही देर में गाय फिर से रम्हाने लगती है। अरे, अभी तो चारा डाला था, फिर भी आवाज कर रही है। वो गाय के पास जाता है और देखता है कि गाय ने वो चारा नहीं खाया है। लगता है गाय को हरा चारा चाहिए, इसे सूखा चारा पसंद नहीं आ रहा। वो आदमी हरा चारा लाता है और गाय को देता है, पर चारा देने के बाद जैसे ही वो घर जाने के लिए मुड़ता, गाय फिर से रम्हाने लगती है। आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि गाय चारा देने के बाद भी आवाज क्यों कर रही है। वो गाय के पास आता है और देखता है कि गाय का गला सूखा हुआ है और वो जोर जोर से सांसें ले रही है। ओह, लगता है गाय को प्यास लगी है। अब क्या करूं? मेरे पास तो खुद ही पीने के लिए पानी नहीं है, गाय के लिए कहां से लाऊं? गाय और जोर जोर से हांफने लगती है। लगता है इसको बहुत तेज प्यास लगी है। अगर यही हाल रहा तो ये मर जाएगी। नहीं, मुझे गौ हत्या का पाप अपने सिर पर नहीं लेना है। वो आदमी गाय को खूंटी पर से खोल देता है और उसे गौशाला से बाहर की तरफ हाँक देता है। गाय को सचमुच पानी की प्यास लगी है, इसीलिए खूंटे से छूटते ही वो नदी की तरफ दौड़ पड़ती है। पर जैसे ही गाय नदी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि नदी पूरी तरह सूख चुकी है। यहाँ तक भागते भागते गाय का गला बहुत सूख चुका है और वो प्यास के कारण नीचे गिर जाती है और जोर जोर से हांफने लगती है। इस रास्ते एक बूढ़ी औरत और उसका पोता गुजर रहे थे। गाय के हांफने की आवाज सुनकर वो बूढ़ी औरत गाय के पास आती है। औरत के हाथ में पानी की बाल्टी है। लगता है गाय को बहुत प्यास लगी है। अगर इसको जल्दी से पानी नहीं पिलाया तो ये मर जाएगी। दादी, हमारे पास तो सिर्फ एक ही बाल्टी पानी है। अगर ये पानी हम गाय को पिला देंगे तो हम क्या पिएंगे? बेटा, इस समय इस पानी की हमसे ज्यादा जरूरत इस गाय को है। तुमने सुना है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा? दादी, इसका क्या मतलब होता है?
बेटा, इसका मतलब होता है कि अगर कोई प्यासा है और उस समय अगर हम उसे पानी नहीं पिलाएंगे तो कभी बाद में अमृत पिलाने का कोई भी मूल्य नहीं है। इसीलिए हमें किसी की मदद तब करनी चाहिए जब उसे हमारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत हो। ठीक है दादी, इसे पानी पिला दो। बूढ़ी अम्मा गाय के सामने पानी की बाल्टी रखती है और गाय पूरा पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद गाय हांफना बंद कर देती है और ये दोनों घर की तरफ चलते हैं। तो गाय भी इनके पीछे पीछे इनके घर आती है। जैसे ही शाम होती है तो लड़के को प्यास लगती है। दादी, बहुत प्यास लगी है। बेटा, घर में पानी तो नहीं है, देखती हूँ, क्या पता ये गाय दूध दे दे। बूढ़ी अम्मा गाय के पास दूध दूहने के लिए जाती है तो देखती है कि गाय दूध के बजाय मैंगो का जूस दे रही है। अरे वाह, ये गाय तो ठंडा ठंडा मैंगो का जूस दे रही है। बूढ़ी अम्मा बाल्टी भर के मैंगो का जूस लाती है और इसमें से 1 ग्लास मैंगो शेक लड़के को देती है। लड़का मैंगो का जूस पीता है। अरे वाह दादी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है और ठंडा भी। इससे तो मेरी प्यास बुझ गई। 1 गिलास मैं भी पीती हूँ। अम्मा भी 1 गिलास मैंगो का ठंडा ठंडा जूस पी लेती है। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। तभी बूढ़ी औरत के घर वो आदमी आता है जिसने गाय को घर से निकाल दिया था। बहुत प्यास लगी है अम्मा, जल्दी से थोड़ा पानी दे दो पीने को, नहीं तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा बाल्टी में से 1 गिलास मैंगो का ठंडा जूस इस आदमी को पीने के लिए देती है। मैंगो जूस पीकर आदमी की प्यास बुझ जाती है। अम्मा, तुम्हारे पास ये ठंडा मैंगो जूस कहाँ से आया? मुझे नदी के किनारे एक गाय मिली जो ठंडा मैंगो का जूस देती है। जब आदमी ने गाय को देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसने उस प्यासी गाय को मरने के लिए बाहर छोड़ दिया था और आज उसी गाय ने उसकी जान बचाई थी। वो अपने घर चला जाता है। तभी दरवाजे पर एक साधु आता है। भिक्षाम देहि माई। बूढ़ी अम्मा साधु के पास एक कटोरी चावल ले जाती है। बहुत प्यास लगी है अम्मा, कुछ पीने को दे दो। बूढ़ी औरत बाल्टी में से 1 गिलास ठंडा मैंगो का जूस साधु को देती है, जिसे पीकर साधु की प्यास मिट जाती है। आज तुमने एक प्यासे साधु की प्यास बुझाई है, सदा सुखी रहो। साधु बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद देता है और बूढ़ी अम्मा की झुकी हुई कमर सीधी हो जाती है। ये देखकर अम्मा बहुत खुश हो जाती है। भला हो गाय माता का, आज इनकी वजह से मेरी कमर सही हो गई। अब बूढ़ी अम्मा पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी और वो ठंडा मैंगो का जूस पिलाकर सभी गांव वालों की प्यास बुझाने लगी। सोनू एक कबाड़ी था। वह घरों के कबाड़ इकट्ठा करके बेचा करता था। उसे मजबूरन यह काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पता नहीं मुझे कब अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। मुझे तो बस एक कबाड़ बीनने के लिए भेज देते हैं। एक दिन उसे रेडी पर आम बिकते हुए दिखते हैं, जिनको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह रेडी वाले के पास जाता है। भैया, एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मेरे पास भी आम नहीं है, चल भाग यहाँ से। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहां से भगा देता है। सोनू ललचाई आंखों से आमों को देखता हुआ वहां से चला जाता है। चलते चलते वह एक पार्क में पहुंचता है। वहां पर प्रकाश और अनिल नाम के 2 लड़के आम खा रहे होते हैं। हाँ भाई, यार देख, मेरे पापा इतना अच्छा आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। ये कोई आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा। बहुत महंगा है, मेरे पापा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बहुत शौक है ना, इसलिए। आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल, खाते हैं।
अनिल और प्रकाश आम को खा रहे होते हैं तभी वहाँ सोनू पहुँच जाता है और उन्हें आम खाते देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाते देखकर कैसे ललचा रहा है। क्या फटी हुई आंखों से देख रहा है? क्या कभी आम नहीं देखा? खाना है क्या आम? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी तरफ आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है वह आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा आम खाने वाला, औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी तो खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं। सोनू वहां से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की थैली लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु महाराज मिलते हैं जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वह उन्हें देखकर उनके पास दौड़कर जाता है। महाराज, क्या हुआ? अब बेहोश कैसे हो गए? मुझे इनको पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास की नदी से पानी लेकर आता है और साधु महाराज के मुंह पर छिड़कता है। साधु महाराज को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं जमीन पर कैसे गिरा? मुझे कुछ याद नहीं है। साधु महाराज, गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास की नदी से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था, पर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सोनू साधु को सारी बात बता देता है और अपने आम खाने की इच्छा को व्यक्त करता है। साधु सोनू की बात सुनकर उसको दिलासा देते हैं और कहते हैं, सोनू, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूं। इसमें आमरस निकलेगा। उसको जितनी बार तुम उल्टोगे उतनी बार आमरस निकलेगा। अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आमरस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल देता है। कमंडल पाकर सोनू बहुत खुश होता है और जी भर के आमरस पीता है। अपने साथ साथ वह और गरीब लड़कों को भी आमरस पिलाता है जो आमरस पीने में असमर्थ थे। एक बार जब सोनू कमंडल में से आमरस निकालकर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था, तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश, ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था? ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ, है तो वही, पर वो तो कबाड़ी था। उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहां से आ रहा है? और इतना सारा आमरस कि वो और बाकी बच्चों में भी बांट रहा है। इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं तो कमंडल के आमरस का राज पता चल जाता है। अच्छा, तो उसके आमरस का ये राज है। इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की आंख बचते ही वह कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहां पर उन दोनों में होड़ लगती है कि कौन उस कमंडल में से आमरस निकालेगा। ला प्रकाश, मुझे कमंडल दे, आमरस निकाल कर पीते हैं। मैं क्यों कमंडल दूं? मेरे हाथ में है कमंडल, तो आमरस मैं ही निकाल देता हूं। नहीं नहीं, आमरस तो कमंडल से मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे लेकर दिखा दे। आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने मेहनत ज्यादा की थी कमंडल चुराने में, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ। मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आमरस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वह पहाड़ी से टकराता है उतनी बार आमरस कमंडल से निकलता है, जिसकी वजह से वहां बाढ़ आ जाती है। मैंने कहा था ना, कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकाल लूंगा। पर तू तो है कि मेरी सुनता ही नहीं।
अब जितनी बार भी ये पहाड़ी से टकराता है उतनी बार इससे आमरस इतना ज्यादा से ज्यादा निकल रहा है। इसी तरह से ये निकलता रहा तो बाढ़ आ जाएगी आमरस की। मुझे क्या पता था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि बाढ़ आने की नौबत आ जाएगी। देखते ही देखते पूरी कॉलोनी आमरस के सैलाब में डूब जाती है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस की बाढ़ के बारे में अंदाजा होता है, वह उस कमंडल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह बाढ़ में बहता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो बाढ़ ही आ गई है। इस बाढ़ को कैसे न कैसे करके मुझे ठीक करना होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल, इस आमरस को अपने अंदर फिर से समेट लो। अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में समा जाएगी। तुमसे अनुरोध है कि इस आमरस को अपने अंदर समेट लो। कमंडल अपने अंदर सारा आमरस ले लेता है और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज, इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल की वजह से तो पूरे आमरस की बाढ़ भी आ गई थी। मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु महाराज, मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूं। आप इस आमरस के कमंडल को वापस ले लो, जिससे आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये कमंडल तो मैं वापस ले लेता हूं, पर हां, जब भी तुम्हें आमरस पीने का मन हो तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं इस कमंडल से तुम्हें भरपूर मात्रा में आमरस पिला दूंगा। जी महाराज, जब मेरा आमरस पीने का मन होगा तब मैं आपके पास ही आ जाऊंगा। परंतु इस कमंडल से आमरस नहीं लूंगा, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। एक ना एक दिन अधिकतर चीज होने की वजह से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच में आकर ही अनिल और प्रकाश ने ये कमंडल चुराया, जिससे मुसीबत खड़ी हो गई। साधु को प्रणाम करके सोनू वहां से चला जाता है और फिर अपने कबाड़ बेचने का काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का मन होता है तो वह साधु महाराज के पास चला जाता था। वह अपनी शक्तियों से उसको वही चीज दे दिया करते थे, परंतु वो कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का परिणाम भुगत लिया था। वही अनिल और प्रकाश को भी सबक मिल जाता है। वह अब किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और कभी लालच नहीं करते हैं।